Good morning to all. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग। Good morning. आज थोड़ा कनेक्टिविटी इशू की वजह से ऐड नहीं हो पा रहा था। एनीवेज हो गया फिर इन द एंड। ओके, चलो फिर लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्सरसाइज 4.6 में कल हमने जो क्वेश्चंस किए उनको आपने ट्राई किया, उसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। 1 to 15 में से। हाँ जी, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो फिर एक क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, उसमें वर्ड प्रॉब्लम से हमको इक्वेशन बनानी है और फिर बाद में वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। बोलो बोलो गर्ल्स, एनी डाउट? बोलो प्रियांशी, कनिष्का, तनीषा, प्रगति, बताओ। बोलो गर्ल्स। हाँ, सर वो पूरे हो ही नहीं पाए। पूरे हो नहीं पाए वाय? क्यों नहीं हो पाए? फिर कितने किए, चलो ये बताओ। कितने क्वेश्चंस किए हैं? सर 12 तक तो हो गए। 12 तक तो हो गए। ओके, चलो एनीवेज, तो 12 तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर नो 12। सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में लगेगा ही कुछ अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल भी अलग क्वेश्चन नहीं है। एक मैट्रिक्स है ए, इसका ए इनवर्स निकालना है, फिर इस ए इनवर्स को यूज करते हुए हमें तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप ध्यान से देखो तो इसकी रो 1, रो 2 एंड रो 3 से ही ये मैट्रिसेस बनी है और ये इक्वेशंस बनी है। ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 5z, 3x प्लस 2y माइनस 4z, x प्लस वाई माइनस 2z। तो इसकी इक्वेशन से ही, और जब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो वो इनवर्स भी क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए फिर हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि पता नहीं क्या है, पर आप ए इनवर्स निकाल लो एक बार। तो फिर ये क्वेश्चन, फिर उस ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स ए इनवर्स की जो भी वैल्यू आती है, मान लो बी आती है, ठीक है, फिर उसको इससे कंपेयर करोगे इन इक्वेशन से, तो काफी इजी क्वेश्चन लगेगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर पूछना आप लोग, है ना। चलो 16 देखो। The cost of 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg जी wheat. सर। हाँ सर ये 15 के इनवर्स निकालने के बाद मुझे कंपेयर करेंगे कि एक्स वाई। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है? हाँ सर बोलो। 15 में एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालते थे। हाँ, सेम वही क्वेश्चन करना है आपको। एक बार ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। एक बार पहले ए इनवर्स निकालना, और फिर उस ए इनवर्स को, इस ये जो एक मैट्रिक्स है इसको बी मान लेना, फिर उस ए इनवर्स को इस बी से मल्टीप्लाई करना, तो वहां से मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई से। सेम वही क्वेश्चन है ना, ठीक है। ओके सर, ओके। इसको बी मान लेना, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और ये देखो ये बिल्कुल मैच कर ही रहा है इनसे, ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो आप, तीन इंफॉर्मेशन है तो तीनों इंफॉर्मेशन में आपको प्रोडक्ट सेम दे रखा है। ऑनियन, व्हीट एंड राइस, ऑनियन, व्हीट एंड राइस, ऑनियन, व्हीट एंड राइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम होना चाहिए तभी इनको सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये डिफरेंट हो जाए तो वे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, 2 kg राइस, तो हमने क्लास 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम क्या मान लेंगे, 1 kg ऑनियन की कॉस्ट को एक्स, 1 kg व्हीट की कॉस्ट को वाई एंड 1 kg राइस की कॉस्ट को जेड। इट बिकम्स 4x, 3y, 2z, प्लस करेंगे 60। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में 2x, 4y, 6z इक्वल टू 90, एंड थर्ड में 6x, 2y एंड 3z इक्वल्स टू 70। तो इसकी मैं इक्वेशंस आपको बना देता हूँ, फिर आगे का आप सॉल्व करना है। लिखिए, स्टार्ट राइटिंग।
द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन बी रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg सेकेंड प्रोडक्ट है wheat बी रुपीज वाई, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बी रुपीज सेट। अब यहाँ से हम 3 केस बना देंगे, ठीक है। कैसे? नाउ केस 1, केस 1 में कितने केजी क्या है वो सब देख लो। 4 kg तो ऑनियन है, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन एक्स है, तो 4 kg ऑनियन हो जाएगा 4x। देन कॉस्ट ऑफ वीट कितना है फर्स्ट केस में? 3 kg, 3 kg वीट, तो 1 kg वीट की कॉस्ट वाई है, तो 3 kg की ऑब्वियसली 3y। एंड लास्ट में कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस, तो 1 kg राइस अगर z रुपीज का है तो 2 kg राइस विल बी 2z, ठीक है। अब इनका कंबाइन कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, कॉमा 3 kg wheat and 2 kg rice will be equal to rupees 4x plus 3y plus 2z। ये हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से कितना है? ये कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 60 है, सो आई इक्वेट इट विथ रुपीज 60 विच इज गिवन। तो यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी, दैट इज 4x plus 3y plus 2z equals to 60, equation number 1। This is how we have to frame 3 equations using taking 3 cases। ठीक है बेटा, समझ आया? अब कर लोगे। अब एक बार जब 3 केस बन जाएंगे, फिर क्या करना है? वही 3 इक्वेशंस हो जाएंगी, 3 इक्वेशन से वही ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और एक्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ए इनवर्स एंड ए डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों, हो ओके जाएगा? सर। हो जाएगा ना? बोलो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी? 2x, वही आपको स्टेप बाय स्टेप केस 2 बनाना है, होमवर्क है फिर बाकी का। 4y एंड 6z इक्वल टू रुपीज 90। देखो बच्चों, वर्कलोड आई नो इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा आप लोगों की, क्योंकि स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई हैं। पर बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये वर्कलोड अगले कुछ महीनों में अभी का 3 गुना या 4 गुना होने वाला है, ठीक है ना। अभी ये मान के चलो केवल ट्रेलर देखा है आपने क्लास 12th का, अभी पूरी पिक्चर अब बाकी है, अब शुरू हो रही है। जब हमारा कैलकुलस पोर्शन शुरू होगा या फिर और सब्जेक्ट्स में भी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, तो बैकआउट नहीं करना है कि हाँ यार आज थक गए हैं चलो छोड़ो बाकी कल करेंगे। आज का काम आज ही खत्म करना है, यही फिलोसफी होनी चाहिए भाई। सर ने बोला है 1 to 15 करके आना है, मतलब करके आना है। जब हम जैसे अपन ने 1 to 12 कर लिया, तो 13 14 15 में मुश्किल से हमको ज्यादा भी नहीं भाई, जिस रफली भी कर लोगे एक बार, भाई फेयर बाद में कर लो चलो, पर रफली भी ट्राई करोगे तो मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा। तो वो आधा घंटा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि जो चीज जहाँ पेंडिंग रह गई समझो रह गई। अब जैसे आज मैं और काम दे दूंगा आगे का, स्कूल का भी और काम मिल जाएगा, तो पहले का फिर एक बार जो पेंडिंग रहता है वो रह ही जाता है, एंड तक रह ही जाता है। ठीक है बच्चों, वी नीड टू पुट सम मोर एफर्ट्स। अब एफर्ट्स लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इक्वेशन था, फिर आप ए मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओ एंड एक्स मैट्रिक्स बनाओ, और एक्स मैट्रिक्स का आंसर निकाल लोगे आप ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर हो जाएगा? बोलो बच्चों, हो जाएगा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो लेट अस मूव फर्दर। कनिष्का, आवाज आ रही है मेरी? समझ आ रहा है? कनिष्का जैन, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं था काफी टाइम तक। अभी समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, चलो तो हम मिसलेनियस पे चलते हैं सीधे, है ना। 1 to 7 हमने कल टारगेट किया था कि 1 to 7 हमको देखना है। तो आपके ये वाले ही नहीं हुए तो शायद आप 1 to 7 भी नहीं देख के आए होंगे फिर तो। या कोई देख के आया तो बताइए। नहीं देख पाए सर, कोई भी स्टूडेंट नहीं देख पाया? कंटिन्यू क्लासेस थी। कंटिन्यू क्लासेस थी, चलो। हाँ, तो चलिए फिर मैं थोड़ा सा स्पीडली एंड थोड़ा सा हिंट देते हुए आपको 1 to 7 कवर करवा रहा हूँ आज। फिर आज आपको एनी हाउ वो कवर करना ही है, तो और आगे के भी टारगेट करके आना ही है। देखो, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मीन्स कि इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें थीटा नहीं आएगा, थीटा वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। और कुछ एक्स की फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, कुछ कांस्टेंट भी आ सकता है, बट थीटा विल बी एलिमिनेटेड। ये कहने का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो इजीली, और उसमें आप चेक करोगे कि थीटा चला जाएगा। चाहे से आप कैसे भी एक्सपेंड कर लो, रो 1 से एक्सपेंड कर लीजिए। देखो, करते हैं ट्राई। तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय, बोलो क्या होगा? -x × x, एक्स स्क्वायर, ओ -x² -1। फिर साइन थीटा का साइन भी चेंज कर लो, माइनस साइन थीटा। आगे चलो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। -sin θ × x, -x sin थीटा, -cos θ × 1 cos थीटा। ठीक है, लास्ट में हो जाता है प्लस cos थीटा। उसमें देख लो, ये गया और ये गया। -sin θ, माइनस और माइनस, एक माइनस और है तो फिर भी प्लस x cos थीटा। ठीक है, मल्टी इस इसको आगे सॉल्व करो। -x² × x -x³ -x, -sin θ × -x sin थीटा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ भी समझ में नहीं आया तो बताना प्लीज, है ना। फिर -sin θ × -cos थीटा विल बी प्लस साइन थीटा cos थीटा। चलते हैं आगे। फिर आगे है प्लस cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा विल बी माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर आगे चलते हैं, प्लस इट विल बी x cos स्क्वायर थीटा। तो यू कैन सी साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। और आगे इन दोनों टर्म्स में मैं x कॉमन लेके थीटा को भगा सकता हूँ यहाँ से। -x प्लस x को कॉमन ले लो, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, विच अल्टीमेटली बिकम्स 1। सो -x³ -x प्लस x, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर इज -x³ विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, बस क्वेश्चन इजी है, पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इस चीज का मतलब समझ जाएं आप। ये नहीं सोचे कि क्या कहना चाह रहा है, मतलब कुछ अजीब चीज तो नहीं कहना चाह रहा है, ऐसा ना समझे। इजी मीनिंग ये है कि आंसर में थीटा नाम की चीज नहीं दिखनी चाहिए, देन दैट आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, प्रूव करना है ये वैल्यू इसके वैल्यू हो गया। इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लो। देखो कैसे करेंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज में एक टेक्निक यूज करी थी, उसी टेक्निक को यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, a² bc, सॉरी, a² bc, then it is b² ca, then it is c² and a। अब देखो, इसको मुझे सॉल्व पूरा नहीं करना है, इसको मुझे एक डिटर्मिनेंट के इक्वल लाके छोड़ देना है बस। ये मेरा टास्क है। 1 1 1 a² b² c² and last column is a³ b³ c³।
तो वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट कंप्लीटली और थॉरोली। हमको बस इसको कुछ भी ऐसे मोल्ड करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज, और इसको इसके बराबर लाके, इसकी शक्ल का लाके, इसकी फेस का लाके छोड़ देना है, दैट्स इट। उसके बाद सॉल्व नहीं करना, ये मेरा टास्क है। ठीक है बच्चों, देखो अब मान लो ये मैंने एलएचएस उठा लिया यहाँ से, डिटर्मिनेंट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए ए। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से, अगर मैं रो वन में, रो वन को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए स्क्वायर, ये ए क्यूब और ये ए बी सी, ये चीज समझ में आई? बोलो। यस सर। बट हम ऐसे ही थोड़ा ना किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हम कर रहे हैं तो फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। ये लॉजिक समझाया था ना भाई, 5 को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर 1/5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो उसकी वैल्यू अगेन इक्वल टू 5 आएगी। तो अगर मैं रो वन को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कंप्लीट डिटर्मिनेंट को 1/a से मल्टीप्लाई करूंगा बाहर। ठीक है, अगेन अगर मैं इसको बी से करूं, तो ये बी स्क्वायर बी क्यूब और ये अगेन ए बी सी, इसमें बी आ जाएगा, तो ये सी ए बी यानी ए बी सी, इसको सी से कर दो। तो आप रो वन को, रो टू को, रो थ्री को अलग अलग एलिमेंट से एक बार मल्टीप्लाई करें। देखो मैं बाहर लिख देता हूँ 1/a/ABC। वैसे इसको आपको एग्जाम में अलग अलग 3 स्टेप्स में करना है, मैं यहाँ पे 3 स्टेप्स को मर्ज करके एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ टू सेव अवर टाइम। तो मैं 1/ABC बाहर लिख देता हूँ और अंदर एबीसी को लेके जाऊंगा। तो मैट्रिसेस में अगर ये चीज होती तो ये एबीसी सबसे मल्टीप्लाई होता 9 के 9 एलिमेंट से, बिकॉज बट डिटर्मिनेंट्स में ये रो वाइज अंदर जाता है। तो ए को तो भेजो फर्स्ट रो में, बी को भेजो सेकंड रो में, एंड सी को भेजो थर्ड रो में। तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, ए स्क्वायर ए क्यूब और इधर ए बी सी, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब और बी सी ए, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब और सी ए पी। अब आप देख सकते हो कॉलम थ्री के सारे एलिमेंट सेम हो गए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। यस और नो? यस सर। तो कॉलम थ्री से ए बी सी बाहर आ सकता है। देखो टेक्निक क्या यूज हुई, मल्टीप्लाई हुआ है ए बी सी रो वाइज, और वो भी सिंगल सिंगल एलिमेंट, और कॉमन आया है कॉलम वाइज। तो ये टेक्निक हमने प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट्स में भी एक क्वेश्चन में यूज करी थी। तो ए बी सी बाहर कॉमन ले लो, तो ए बी सी बाई ए बी सी ये तो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और 1 1 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? और ये नो बाहर सर। कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बाहर कैंसिल आउट होकर 1 बन गया। ठीक है, अब देखिए ये करीब करीब उसकी शक्ल का दिख रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि कॉलम्स उस सीक्वेंस में नहीं है जिस सीक्वेंस में आरएचएस में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरएचएस में वन वन कॉलम वन में है और मेरे पास थर्ड में, तो मैं इनको इंटरचेंज करना शुरू करूंगा। और बताओ मुझे कि डिटर्मिनेंट्स की आप रोज या कॉलम्स को जब इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है? साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम वन को कॉलम थर्ड से इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, है ना। अप्लाइंग कॉलम वन इंटरचेंज विथ कॉलम थर्ड, तो वी गेट एलएचएस की वैल्यू फिर हो जाती है, माइनस लगा देता हूँ बाहर डिटर्मिनेंट के, और ये हो गया 1 1 1। और एक बार में दो ही कॉलम या दो ही रो को कर सकते हो, तीन को एक साथ नहीं कर सकते हो ना। तो सेकंड कॉलम को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन हम देखें अब क्या इंटरचेंज करने की जरूरत है, रो कॉलम वन तो अपनी जगह सेट हो गया, अब कॉलम टू एंड कॉलम थ्री को वापस इंटरचेंज करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द आरएचएस, है ना। तो अगेन अप्लाइंग कॉलम टू इंटरचेंजिंग विथ कॉलम थर्ड, तो फिर क्या होगा, वापस एक माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस बिकम्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक माइनस पहले था, एक माइनस और आ जाएगा, और अब ये डिटर्मिनेंट हो गया 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस,
तो मेरे पास केवल यही डिटरमिनेंट बच जाता है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो वी हैव नॉट रियली सॉल्व द डिटरमिनेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली मैंने, बस मैंने उसको एक डिटरमिनेंट के इक्वल जाके छोड़ दिया, एंड दैट इज अवर टास्क, वी हैव प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बताओ समझ आया? तो इस तरह का ये यस सर। पैटर्न है, ये पैटर्न है जो एग्जाम में आजकल आ रहा है, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करना होता है। आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करा रहा, आपसे लेंदी मेहनत नहीं करा रहा, आपसे स्मार्ट मेहनत करवा रहा है। वो देखना चाहता है आप कितने स्मार्ट हैं। क्लियर है? अब एक बच्चा बताए इसको कैसे करता है। इसको अलग सॉल्व करता है, इसको अलग सॉल्व करता है, और फिर एलएचएस को आरएचएस के इक्वेट कर देता है। तो करने में तो वैसे भी कर लोगे, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? यस सर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इवेल्युएट करना है, और आपको कुछ भी पाबंदी नहीं दे रखी कि एक्सपैंड करो मत करो, तो आपकी इच्छा है। तो हम इसको सीधे सीधे किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड कर देते हैं, अगर कोई पाबंदी है ही नहीं तो देखिए, क्योंकि अगर अपन रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ छेड़छाड़ करें तो भी मुझे कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, जो पड़ जाएगा। जीरो आ जाएगा ना सर? कैसे बताओ? कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस करेंगे। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, हाँ ये दो एलिमेंट्स हैं, राइट। तो हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर देते हैं, राइट। तो इट विल बी, अगर मैं अप्लाई करूँ कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, बेटा कॉस बीटा है यहाँ साइन बीटा है, कैसे होगा जीरो बताओ? यस औ- सर। और यहाँ पे कॉस बीटा, यहाँ पे साइन नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ और ही चेंज हो जाएगा, तो फिर वो उल्टा उलझने का काम है। इससे अच्छा है कि देखो एक जीरो है हमारे पास ऑलरेडी, देखो। तो आप इस जीरो का यूज करके या तो रो 2 से एक्सपेंड कर दो या कॉलम 3 से एक्सपेंड कर दो और आंसर लेके आओ, बस दैट्स इट। बताओ किससे एक्सपेंड करना आप पसंद करोगे, कॉलम 3 या रो 2? बोलो, कॉलम 3 या रो 2? हम्म, बोलो बोलो बोलो, योर चॉइस। बोलो तनीषा। तनिष्का आप बताओ, कहाँ से इसको एक्सपेंड करें? कॉलम 3। कॉलम 3, ओके। तो कॉलम 3 में माइनस साइन अल्फा डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो। ये गया, ये गया। माइनस साइन बीटा इंटू, और सीधे सीधे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस साइन अल्फा तो एक बार आएगा, एंड साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। जीरो को सॉल्व करना है नहीं, और लास्ट कॉस अल्फा का भी साइन चेंज नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय, ये गया, ये गया, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाता है कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। फिर माइनस, और ये फिर माइनस का प्लस, दिस इंटू दिस, तो कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? अब आप दोनों जगह से नो देखो, सर। यहाँ से मैं माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूँ। तो पहली जगह से अगर मैंने माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो इट विल बी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो बाहर, और अंदर बचता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और यहाँ से मैं कॉस अल्फा को बाहर ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बाहर था ही, कॉस स्क्वायर अल्फा,
और अंदर बचता है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों वन हो गए, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो आंसर इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यही है क्या? पीछे आंसर चेक करो, या वन आ रहा है आंसर पीछे? कुछ गलती करिए क्या? हम्म, देखो आंसर की से एक बार आंसर चेक करो, या फिर तो गाना आ रहा है। वन आ रहा है ना? फिर से चेक करो, फिर वन आ रहा है तो देखो कॉलम थर्ड से अब एक्सपेंड करोगे, ये हो जाएगा A11 A12 A13, तो इसका साइन चेंज होगा नहीं। अरे इसका साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन अल्फा था नहीं बाहर, इसका साइन चेंज नहीं होगा ना, ये तो माइनस साइन अल्फा था ना, मैंने साइन अल्फा ही लिख दिया, देखो हो गई ना गलती। ये माइनस साइन अल्फा था, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? यस। चलो फोर्थ वाला, हालांकि उसने नहीं कह रखा है कि आइडेंटिटी यूज करो, बट देन देन ऑल्सो हमको कुछ एलिमेंट्स ही कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आइडेंटिटी यूज होगी, है ना? B+C C+, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। चलो करते हैं इसको। डेल्टा इक्वल टू, और फिर ये एक इक्वेशन है, ये एक डिटरमिनेंट इक्वेशन है जहां से मुझे सॉल्व कर प्रूव करना है कि या तो ये इक्वल टू जीरो है या फिर ये इक्वल टू जीरो है, दोनों में से एक ही चीज होगी, है ना? यानी कि अल्टीमेटली लास्ट में इस तरह के दो फैक्टर्स बनने चाहिए, तभी तो ये चीज प्रूव होगी। चलिए फिर डेल्टा इक्वल टू B+C C+A A+B, आगे है C+A A+B, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इस क्वेश्चन को भी। B+C, फिर आगे है A+B B+C एंड C+A एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है। तो देखो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हम A+B+C बना सकते हैं ऐड करके, यस सर। तीनों रोज को ऐड कर लें या तीनों कॉलम को, तो तीनों रो को अगर मैं ऐड कर दूं, रो 1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ये वाली प्रॉपर्टी में लगा दूं, सो अप्लाइंग, अगर मैं ये अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो डेल्टा चेंज हो जाता है। अब देखो दो बार बी, दो बार ए, दो बार सी आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ A+B+C, ट्वाइस ऑफ A+B+C, ट्वाइस ऑफ A+B+C, और C+A A+B, यहाँ पे A+B B+C एंड D+C C+A। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैं चाहूँ तो यहाँ से A+B+C ट्वाइस इंटू A+B+C कॉमन आ रहा है, दिख रहा है मुझे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ A+B+C कॉमन आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है, बट देन ऑल्सो अगर मैं पूरा ही कॉमन ले लूंगा तो थोड़ी सी फिर बाकी के रोज को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। देखो इसमें से एक बार केवल और केवल टू ही कॉमन ले रहा हूँ मैं, है ना? इक्वल टू जीरो है ये, है ना? इसमें से मैं एक बार टू ही कॉमन ले रहा हूँ, इम्प्लाइज इक्वेशन चल रही है तो इम्प्लाइज का साइन लगाना, डेल्टा इक्वल टू टू को ही बाहर लो रो 1 में से, A+B+C C+A A+B, मैं कुछ ऑपरेशंस लगा के बाद में A+B+C को कॉमन लूंगा, देखना कैसे करेंगे। A+2 इंटू A+B+C अगर पूरा ही कॉमन ले लेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, फिर रो 2 एंड रो 3 पे ढंग से ऑपरेशंस नहीं लगा पाएंगे हम, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फिर हम क्या करते हैं कि केवल एक बार के लिए टू को ही बाहर लो और बचे हुए में से कुछ ऑपरेशंस लगाओ,
प्लस माइनस करके, और फिर बाद में ए प्लस बी प्लस सी को तो कभी भी बाहर ले सकते हैं ना, बाद में बाहर लेते हैं, तो उससे हमको ज्यादा फायदा होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस सी, क्योंकि एक बार अगर हमने ठान लिया कि हम इसको कम से कम एक्सपैंड करना चाहते हैं लास्ट में, तो फिर जितना सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं रो टू में से रो वन को माइनस करूँ, तो सी और ए कैंसिल आउट हो जाता है, और रो थ्री में से भी रो वन को माइनस करूँ, तो दोनों में एक साथ ही अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि रो वन से ही अप्लाई हो रहे हैं दोनों। अप्लाइंग रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो वन, एंड साथ में ही कर दो रो थ्री चेंजेस टू रो थ्री माइनस रो वन। अगर दो रोज पर एक ही रो को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तब वो एक ही स्टेप में किए जा सकते हैं। भाई रो टू का भी रो वन से ही कर रहे हो, रो थ्री का भी रो वन से ही कर रहे हो, दोनों का सेम रो से ही कर रहे हो, तो वो एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल गेट डेल्टा इक्वल टू टू आई तो बाहर है ही सही, ए प्लस बी प्लस सी सेम, क्योंकि रो वन को तो छेड़ा ही नहीं है। और यहाँ पे अब देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट बच जाएगा, सी प्लस ए में से ए प्लस बी प्लस सी गया, तो सी प्लस ए तो गया, माइनस बी बचा। जो भी यहाँ पे एलिमेंट मिसिंग है वो माइनस में रह जाएगा, जैसे बी मिसिंग है तो माइनस बी रह गया। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो इट विल बी माइनस सी। यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए, तो माइनस ए। नीचे में भी वही होगा, ए प्लस बी में सी मिसिंग है, माइनस सी। यहाँ पे ए मिसिंग है, माइनस ए, और यहाँ पे बी मिसिंग है, माइनस सी इक्वल टू 0। और अब आप ले लीजिए बेटा ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन, तो देखो कितना फायदा हुआ। भाई ए प्लस बी प्लस सी पहले भी ले सकते थे, लेकिन अब बाहर लेने से ये फायदा है कि कुछ रो टू एंड रो थ्री भी छोटे हो गए। वन, 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 माइनस बी, माइनस सी, माइनस ए, माइनस सी, माइनस ए, माइनस बी इक्वल टू। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ये यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगा देना, क्योंकि इक्वेशन चल रही है ना। इम्प्लाइज डेल्टा इक्वल टू, ठीक है। अब वापस अगर आप चाहो तो इस स्टेप पे अगर चाहो तो वो कर सकते हो एक्सपैंड, लेकिन अगर नहीं चाह रहे हो तो अभी भी इनको जीरो कुछ भी बना सकते हो, जीरो वीरो जो भी बनाना चाहो, क्योंकि वन 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 है। तो चाहो तो कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थर्ड को जीरो बना दो, है ना। तो कैसे बनाओगे, अप्लाइंग कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन, एंड कॉलम थ्री चेंजेस टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। अगेन मैं दोनों को कॉलम वन से ही कर रहा हूँ, तो दोनों को सेम से ही कर सकता हूँ। कॉलम वन को नो चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या है, रो वन में दो जीरो आ जाएंगे ना। तो यहाँ से इम्प्लाइज डेल्टा आ जाता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बाहर है ही। और यहाँ पे रो, कॉलम वन तो चेंज किया नहीं मैंने, तो एज इट इज लिख दो वन माइनस बी माइनस सी, और कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो वन माइनस वन जीरो, माइनस सी माइनस माइनस बी, तो प्लस का हो जाएगा बी, बी माइनस सी हो जाएगा वो, माइनस ए माइनस माइनस सी, सी प्लस का हो जाएगा तो सी माइनस ए, ये हो जाएगा। आगे चलो यहाँ पे, ये वन माइनस वन जीरो, और माइनस ए माइनस माइनस सी, तो सी माइनस ए हो गया, एंड माइनस बी माइनस माइनस ए, तो ए माइनस बी हो गया। अब आप इसको इस स्टेप पे आप रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो आपको एक ही एलिमेंट एक्सपेंड करना पड़ेगा, ऐसा करते हो तो। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, अलोंग आर वन, तो इम्प्लाइज डेल्टा हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और वन से ही एक्सपेंड करना है, इंटू वन इंटू, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। तो बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, यानी सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो। चलिए, अब अपने को क्या करना था, क्या प्रूव क्या करना था, देखो वहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, या फिर ए बी सी इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो हो जाएगा यहाँ से, पर ये तीनों इक्वल भी करने हैं साथ में।
हम्म, चलो करते हैं ट्राई। तो इम्प्लाइज, देखो ये टू तो वहां जाके जीरो बन जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई टू, और ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और अगर इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दें एक बार अपन, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर हो गया, सी इंटू ए माइनस ए सी, माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी। अंदर चलते हैं, सी माइनस ए का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर, माइनस टू ए सी, बाहर माइनस और है तो प्लस टू ए सी, और प्लस ए स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस ए स्क्वायर, इक्वल टू जीरो। डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एक तो है माइनस ए स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर है माइनस बी स्क्वायर, फिर है माइनस सी। अब कैलकुलेटिव पार्ट ही रह गया, मतलब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से रिलेटेड तो सारी चीजें हो गई। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। उसके बाद है प्लस ए बी, सीक्वेंस में भी अरेंज कर देता हूँ, प्लस ए बी, ये भी हो गया, और प्लस बी सी भी है, ये भी हो गया। एंड लास्ट में क्या बचा, टू ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, इक्वल टू सी। ठीक है साहब। अब ये देखो किसी ने किसी आइडेंटिटी से मैच कर दी है, ध्यान से देखो, कोई आइडेंटिटी है क्या ये ऐसी, याद करो। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना। डेल्टा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन सब में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, इन सब में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लेके बाहर उधर जीरो से माइनस में डिवाइड होकर वापस जीरो हो जाएगा। तो मैं मतलब कुल मिला के इस सेकंड ब्रैकेट के सारे साइन चेंज कर रहा हूँ, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए क्या क्या चीज की कमी रह गई, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, माइनस टू ए बी चाहिए। तो माइनस टू ए बी मेरे पास सिंगल ए बी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और बाहर वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वन बाय टू से तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया देखो बच्चों, और अंदर सबको टू से कर दिया। टू ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर। अच्छा मीटिंग खत्म होने वाली है, लीव करके वापस आओ एक बार। तो मैंने सबको टू से मल्टीप्लाई कर दिया ना, और वन बाय टू से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो टू ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर, माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए स्क्वायर। देखो इससे क्या फायदा होगा मुझे, बाहर तो वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना ना करना बराबर है, वो वन बाय टू उधर जाके वैसे भी जीरो बन जाना है। चाहो तो इस वन बाय टू को भगा भी सकते हो, चाहो तो लिखे रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी प्लस सी, देखना बच्चों ध्यान से, ध्यान से देखो, यहाँ से दो ए स्क्वायर बने, तो एक ए स्क्वायर को लिया मैंने, यहाँ से दो बी स्क्वायर बने, तो एक बी स्क्वायर को लिया मैंने, ए स्क्वायर को लिया, बी स्क्वायर को लिया, और माइनस टू ए बी को लिया। तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यस और नो? यस। ठीक है ना। अब एक एक ए स्क्वायर और एक एक बी स्क्वायर बचा हुआ है इनमें से, ये भी याद रखना। तो ये एक तो बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस, हाँ जी, इसमें से एक बी स्क्वायर बचा हुआ था ना, इसमें से एक सी स्क्वायर और ले लिया, और साथ में ले लिया माइनस टू बी सी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक बी स्क्वायर इसमें से, एक सी स्क्वायर इसमें से बचा हुआ था ना, एक बी स्क्वायर, एक ही तो लिया, यहाँ पे एक बचा हुआ था, इसमें दो है, एक ले लिया। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी बी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलो लास्ट देखो, ठीक है, इसका ए स्क्वायर बचा हुआ था, और इसमें से भी एक ही सी स्क्वायर लिया है, तो एक सी स्क्वायर इसका बचा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस टू ए सी विल बी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। दैट्स इट, हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू जीरो है, तो या तो इस फैक्टर की वैल्यू जीरो है, या फिर इस फैक्टर की वैल्यू जीरो है। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो या तो ये फैक्टर जीरो, या वन बाय टू तो वैसे भी जीरो हो नहीं सकता, तो या तो ये फैक्टर जीरो या ये फैक्टर जीरो।
ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो और आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो इम्प्लाइज या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये पूरी चीज इक्वल टू 0, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या ए नो माइनस सर। बी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, या बी माइनस सी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, या ए माइनस सी का? तो ये वैल्यू 100% जीरो या जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ये वैल्यू भी 100% ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये वैल्यू भी 100% ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो नेगेटिव तो कोई है नहीं, नेगेटिव नहीं लेने हैं आपको, मतलब आपको 3 नंबर लेने, सोचो आपको 3 नंबर लेने हैं, आप नेगेटिव तो ले नहीं सकते। तो जीरो और सम पॉजिटिव नंबर लेकर आप इन तीनों को जीरो एक ही सूरत में बना सकते हैं, जब तीनों जीरो लो, यस और नो। भाई नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है, तो या तो जीरो नंबर ले सकते हो या फिर कोई पॉजिटिव 1 2 3 4 ले सकते हो, और लेकिन इनका सम भी जीरो चाहिए। तो एक ही सूरत में बना सकते हो ना भाई, अगर ये तीनों ही जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। बताओ, बताइए बच्चों। यस सर। तो उसको तो रहने दो एक केस, तो और यहाँ से हो जाएगा कि या तो a माइनस बी जीरो, नहीं या तो नहीं, 100%, एंड बी माइनस सी जीरो एंड ए माइनस सी जीरो, मतलब तीनों ही केस होने चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहाँ से आ जाता है साहब a इक्वल टू बी, यहाँ से आ जाता है b इक्वल टू सी, यहाँ से आ जाता है a इक्वल टू सी। इसको हम एक साथ कंपाइल करके लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो प्रूव हो गया साहब कि या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है, और b प्लस सी लिख दिया गलती से, b इक्वल टू सी, कि या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, या फिर a b c तीनों इक्वल है। Hence proof। और सर वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कौन से स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बेटा, हो गए ना सब? ऊपर। बताओ कहाँ पे? सर कौन- 2a स्क्वायर था ना। देखो बेटा, 2a स्क्वायर था, तो एक ए स्क्वायर इसको मिला, एक ए स्क्वायर इसको मिला, 2b स्क्वायर था, एक इसको मिला, एक इसको मिला, 2c स्क्वायर था, एक इसको मिला और एक इसको मिला। आ गए ना सारे काम में? हाँ यस सर। आप खुद सोचो, इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या ऊपर वाली चीज नहीं बनेगी क्या? यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हो गई है शायद अगली सबकी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कितने क्वेश्चन हमने किए हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कर पाए, तो फिर अब कल का टास्क है कि क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सारे मिसलेनियस देख के आने हैं। अब कल एक लास्ट क्लास ही लेंगे, उसके बाद फिर हम नहीं ले पाएंगे, परसों हम टेस्ट लेंगे एनी हाउस चैप्टर का। तो टोटल 19 क्वेश्चन थे, 19 में से 1 to 4 तो हो गए हैं, 5 to 19 कल आपको देख के आना है। कल हम सीधे ही डाउट्स पूछेंगे आपसे कि इनमें से किसमें डाउट है, अगर है तो सॉल्व कराएंगे, नहीं तो टेस्ट। ठीक है, सबको देख के आना है ये सारे क्वेश्चन। ओके, यस सर। चलिए, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।